नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानून के वापस ना होने तक चलता रहेगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लॉकडाउन का डर, दिल्ली पुणे के बाद मुंबई से शुरू हुआ मजदूरों का पलायन, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने फिर साधा केंद्र पर निशाना, कहा उत्सव नहीं गंभीर समस्या है वैक्सीन की कमी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि कानूनों के वापस ना होने तक चलता रहेगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने आज फिर दोहराया कि कृषि कानूनों के वापस होने तक इसके खिलाफ चल रहा आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाता है तब भी किसान दिल्ली सीमा पर डटे रहेंगे। किसान अब पूरी तरह से कानून को लेकर आर पार के मूड में हैं। शहीद भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह की बेटी की शादी में शिरकत करने आए राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन अब गाँव-गाँव तक फैल गया है। किसान आंदोलन के समर्थन में भाजपा नेत्री वंदा तोमर के पार्टी से त्यागपत्र के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोग अब समझ रहे हैं कि कानून किसानों के खिलाफ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन का डर, दिल्ली पुणे के बाद मुंबई से शुरू हुआ मजदूरों का पलायन, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त तेजी के बाद सरकारें हरकत में आई हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ से लेकर भोपाल तक पाबंदियां लगा दी गई हैं। देश में करीब 1 दर्जन राज्यों ने अपने यहाँ नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसी पाबंदी लगा दी है। ऐसे में अब लॉकडाउन का खतरा बढ़ता देख प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हो गया है। बीते दिन दिल्ली, पुणे से तस्वीरें सामने आई और अब मुंबई का भी यही हाल है। मजदूरों को याद है पिछले साल की तस्वीरें। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से रेलवे स्टेशन पर उत्तर भारत के मजदूरों की भारी भीड़ है। हर कोई अपने घर की ओर लौट जाना चाहता है, क्योंकि डर है कि कहीं अचानक लॉकडाउन लग गया तो पिछले साल जैसे हालात बन जाएंगे। यहाँ रेलवे स्टेशन पर खड़े यूपी के संजय यादव ने बताया कि पिछले साल लॉकडाउन की वजह से सब काम बंद हो गया था, घर जाना भी मुश्किल था, इसलिए इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। संजय यादव की तरह ही इलाहाबाद के सज्जाद खान, नालंदा के अरविंद और लखनऊ के नरुद्दीन भी घर लौटने की तैयारी में हैं। पिछले साल का अनुभव बताते हुए मजदूरों ने कहा कि वो पिछले साल लॉकडाउन में ज्यादा पैसा खर्च कर ट्रकों से अपने घर पहुंच गए। रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ बढ़ते देख रेलवे प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। हर किसी को जानकारी दी जा रही है, बार बार अनाउंसमेंट हो रही है ताकि किसी तरह का कोई भ्रम न फैले और मजदूरों में भय पैदा ना हो। दिल्ली पुणे में भी यही था हाल। बता दें कि बीते दिन दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे की तस्वीर आई थी, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार जाने को तैयार थे। मजदूरों का यही कहना था कि पिछले लॉकडाउन में वो यहां फंस गए थे, जिसके कारण काफी मुश्किलें हुई थी। अब जब हालात वैसे ही बन रहे हैं तो वो चाहते हैं वक्त रहते वो अपने घर पहुंच जाएं। पुणे के रेलवे स्टेशन पर भी मजदूरों की भारी भीड़ यूपी, बिहार, बंगाल के लिए रवाना हो रही थी। क्या सच में लग रहा है लॉकडाउन? आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने के कारण कई राज्यों ने अपने यहाँ नाइट कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन लगाया है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों ने पूरे राज्य का चिन्हित या शहरों में इसे लागू किया है। ऐसे में हर तरफ यही सोच है कि हालात बेकाबू हुए तो लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि बीते दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि अभी संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, नाइट कर्फ्यू काफी है और टेस्टिंग पर जोर देने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने फिर साधा केंद्र पर निशाना, कहा उत्सव नहीं गंभीर समस्या है वैक्सीन की कमी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते संकट के बीच टीके की कमी होना बहुत गंभीर समस्या है और केंद्र सरकार को पक्षपात किए बिना सभी राज्यों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने यह टिप्पणी उस वक्त की है जब महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में कोविड रोधी टीके की कमी होने की खबरें आई हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बढ़ते कोरोना संकट में टीके की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं है। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन का निर्यात करना क्या सही है? कांग्रेस नेता ने कहा, केंद्र सरकार सभी राज्यों की बिना पक्षपात के मदद करे। हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। उल्लेखनीय है कि एक दिन में कोविड-19 के 1,31,968 नए मामले सामने आने के बाद शुक्रवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,30,60,542 हो गई। वहीं 780 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,67,642 हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021, प्रियंका गांधी ने छात्रों के पक्ष में किया ट्वीट, ऑफलाइन एग्जाम्स को बताया गलत। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। अगले महीने यानी मई से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली है। ऐसे में छात्रों के साथ ही अभिभावक और शिक्षक भी ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर चिंतित हैं। कल सीबीएसई बोर्ड के अधिकारी का बयान आने के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्रों के साथ देने के लिए सामने आ गई हैं।
सीबीएसई बोर्ड 2021 की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होने वाली है। बोर्ड के अभी तक के निर्णय के मुताबिक सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में यानी परीक्षा केंद्रों में ही होंगी। देश में कोरोना वायरस का संकट गहराता जा रहा है, ऐसे में छात्र ऑफलाइन परीक्षा देने से घबरा रहे हैं। इस स्थिति में प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्रों के पक्ष में ट्वीट कर अपना समर्थन जताया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मौजूदा हालात को देखते हुए सीबीएसई जैसे बोर्ड को छात्रों को ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए फोर्स करना गलत है। बोर्ड परीक्षाओं को फिलहाल कैंसिल या पोस्टपोन कर देना चाहिए या फिर ऐसे आयोजित करवाएं कि छात्र भीड़ वाले परीक्षा केंद्रों में जाने से बच जाएं। उन्होंने ये भी लिखा कि कोरोना के दौर में परीक्षाओं का स्ट्रेस छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रियंका गांधी से पहले लगभग 1 लाख छात्रों ने ट्विटर और change.org पर परीक्षाओं को कैंसिल या पोस्टपोन करने के लिए याचिका दायर की थी। उसके बाद बोर्ड के एक अधिकारी ने बयान देकर स्पष्ट किया था कि परीक्षाएं तय शेड्यूल के मुताबिक केंद्रों में ही होंगी। इसके लिए कोविड-19 गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाएगा। इसी बीच प्रियंका गांधी ने ट्वीट में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव करने की बात भी लिखी है। उन्होंने लिखा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। कॉन्फ्रेंस में सिर्फ बातों के बजाय छात्रों के प्रति सेंसिटिव होना भी जरूरी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 4 अगला चरण सोमवार से। स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत नहीं, लोगों को रियायत। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का अगला चरण सोमवार से शुरू होगा और इसमें लोगों को ज्यादा रियायत और लचीलापन देखने को मिलेगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि बंद के इस चौथे चरण में यात्री रेल सेवा और घरेलू यात्री उड़ानों को क्रमिक रूप से शुरू किए जाने के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को अपने यहाँ हॉटस्पॉट को परिभाषित करने का अधिकार दिया जाएगा। देश में कहीं भी स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सैलून, नाई की दुकानें और चश्मों की दुकानों को रेड जोन में खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। केंद्र सरकार में बंद में छूट को लेकर चल रही बातचीत की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन 4 में पहले के चरणों की अपेक्षा लोगों को ज्यादा छूट मिलेगी और इस दौरान ग्रीन जोन को पूरी तरह खोल दिया जाएगा। ऑरेंज जोन में बेहद कम बंदिश होगी, जबकि रेड जोन के निषिद्ध क्षेत्रों में ही सख्त पाबंदियां होंगी। अंतिम दिशा निर्देश हालांकि राज्य सरकारों से मिले परामर्श का अध्ययन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे। राज्य सरकारों और केंद्र शासित के प्रशासकों से शुक्रवार तक अपनी सिफारिशें देने को कहा गया है। अधिकारियों के मुताबिक पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम और तेलंगाना चाहते हैं कि बंद जारी रखा जाए। इनमें से कुछ चाहते हैं कि कोविड-19 की स्थिति के मुताबिक जिलों को जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन के निर्धारण का अधिकार उन्हें दिया जाए। अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि राज्य सरकारों के अनुरोध को स्वीकार किया जा सकता है, जिससे वे जमीनी स्थिति के आधार पर किसी खास जगह लोगों की आवाजाही और आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी या उन्हें शुरू करने की मंजूरी दे सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि लॉकडाउन 4 नए नियमों के साथ बिल्कुल अलग स्वरूप में होगा। अधिकारी ने कहा, कोई भी राज्य बंद को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन सभी क्रमिक रूप से आर्थिक गतिविधियों को बहाल करना चाहते हैं। रेलवे और घरेलू उड़ानों की क्रमिक और आवश्यकता आधारित संचालन को अगले हफ्ते से मंजूरी मिलने की संभावना है, लेकिन दोनों ही सेक्टरों के पूरी तरह खुलने की संभावना अभी तत्काल नहीं है। अधिकारी ने कहा कि बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक उन राज्यों में शामिल थे जो नहीं चाहते हैं कि ट्रेन और हवाई सेवाओं को पूरी तरह बहाल किया जाए। मई के अंत तक को नहीं ही रेलवे स्टेशन से 15 स्थानों के लिए पहले ही विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू कर चुका है और इसके अलावा बंद की वजह से देश के अलग अलग इलाकों में फंसे प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए सैकड़ों श्रमिक विशेष ट्रेनों का भी संचालन किया जा रहा है। वहीं एयर इंडिया भी वंदे भारत मिशन के तहत बंद की वजह से विदेश में फंसे हजारों भारतीयों की वापसी के लिए अभियान में जुटा है। स्थानीय ट्रेन, बस और मेट्रो सेवा का रेड जोन के गैर निषिद्ध क्षेत्रों में सीमित क्षमता के परिचालन शुरू हो सकता है। रेड जोन में ऑटो और टैक्सियों को भी यात्रियों की सीमित संख्या के साथ संचालन की इजाजत मिल सकती है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इनमें से अधिकतर सेवाओं की जिले के गैर निषिद्ध क्षेत्रों में ही इजाजत होगी और राज्य सरकार इन्हें फिर से खोलने पर फैसला कर सकती है। ऑरेंज और रेड जोन में बाजार को खोलने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जा सकता है, जो गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए ऑड इवन नीति अपना सकती है। रेड जोन में भी निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर गैर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ई कॉमर्स कंपनियों को इजाजत दी जा सकती है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में पहले ही ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की इजाजत है। वायरस के कारण बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र, मुंबई, उसके उपनगरीय इलाकों और पुणे में बंद के सख्त उपाय चाहता है और किसी तरह के अंतरराज्यीय या अंतर जिला परिवहन के खिलाफ है। वहीं गुजरात प्रमुख शहरी केंद्रों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के पक्ष में है।
महाराष्ट्र के बाद देश में संक्रमण के मामलों के लिहाज से गुजरात दूसरे नंबर पर है। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल समेत कुछ राज्य आर्थिक गतिविधियों को खोलने के पक्ष में हैं। माना जा रहा है कि पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए केरल ने रेस्टोरेंट और होटलों को फिर से खोलने का सुझाव दिया है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में हाल ही में प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद कोविड-19 के मामलों में तेजी आई है और वे चाहते हैं कि बंद जारी रहे और लोगों की आवाजाही पर सख्ती हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को पहली बार 21 दिनों के लिए बंद की घोषणा की थी। इससे पहले 3 मई तक और फिर 17 मई तक बढ़ा दिया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फार्मर प्रोटेस्ट, फिर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान, 13 अप्रैल से जंतर मंतर में अनशन की मांगी इजाजत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के 3 तरफ बॉर्डर पर बैठे किसान अब एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। किसान महासभा के रामपाल जाट ने गुरुवार को नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस में दिल्ली के जंतर मंतर पर कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर प्रस्तावित अनिश्चितकालीन धरने की इजाजत लेने के लिए आवेदन किया है। रामपाल जाट ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी से बैर लेना नहीं, बल्कि किसानों की भलाई के लिए इन कानूनों में बड़े संशोधन या इनकी वापसी की मांग के लिए सकारात्मक लड़ाई लड़ना है। रामपाल जाट ने कहा कि इसके लिए हमने 13 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने, क्रमिक अनशन, उपवास को लेकर नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस में अनुमति के लिए आवेदन किया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की ओर से चाही गई सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस धरने के लिए हमें इजाजत मिल जाएगी। डटे हुए हैं किसान। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर किसान संगठन अभी पूरी तरीके से अड़िग हैं। पिछले 4 माह से जारी किसान आंदोलन अभी दिल्ली की तीनों सीमाओं के साथ साथ कई राज्यों में लगातार चल। दिल्ली के तीनों बॉर्डर की बात करें तो इसमें गाजीपुर बॉर्डर में किसानों की तादाद इसलिए ज्यादा नजर आती है कि वहां पर इसका पूरा मोर्चा राकेश टिकैत संभाले हुए हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के दूसरे नेता भी लगातार आंदोलन स्थल पर पहुंचते रहते हैं। इसके साथ ही वहां पर कोई ना कोई नई गतिविधियां भी किसान आंदोलन को लेकर शुरू की जाती रहती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बोली, कितने भी नोटिस मिले ना बंटने देना वोट, कहा मोदी भी करते हैं हिंदू मुस्लिम। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने पर प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे भले ही कितने नोटिस मिले लेकिन वोट बंटने नहीं देना है। सीएम ने यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी खुद हिंदू मुस्लिम करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा, यह शायद ही मायने रखता है, भले ही मेरे खिलाफ 10 कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं, मैं सभी को एकजुट होकर मतदान करने के लिए कह रही हूं, कोई वोट नहीं बटेगा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज हुई, वह हर दिन हिंदू मुस्लिम करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने गद्दार मीर जाफर राजीव बनर्जी को इस सीट से पिछले चुनाव में लड़ने की इजाजत दी। जब वह सिंचाई मंत्री थे तब मुझे एक शिकायत मिली थी, इसलिए मैंने उन्हें उस पद से हटा दिया और उन्हें वन मंत्री बना दिया। बता दें कि चुनाव आयोग ने बुधवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया। आयोग ने तीसरे चरण के चुनाव से पहले हुगली जिले के तारकेश्वर में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ममता द्वारा सांप्रदायिक आधार पर खुलेआम वोट मांगने के लिए ये नोटिस जारी किया। बनर्जी को नोटिस मिलने पर 48 घंटों के भीतर अपनी टिप्पणी पर सफाई देने के लिए कहा गया है। आयोग का कहना है कि ऐसा न करने पर ममता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि चुनाव आयोग द्वारा सीएम ममता को भेजा गया नोटिस केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल की शिकायत पर जारी किया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार बनर्जी ने कहा, मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों के साथ जो हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूं, शैतान की बात सुनने के बाद अल्पसंख्यक मतों को बंटने ना दें। जिन्होंने भाजपा से पैसा लिया था वह कई सांप्रदायिक बयान देते हैं, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झगड़े को बढ़ावा देना चाहते हैं। सीपीएम और बीआईपी को भाजपा ने अल्पसंख्यक वोटों को विभाजित करने के लिए पैसा दिया है। आयोग ने कहा, ममता बनर्जी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे चरण के मतदान से पहले कूच बिहार में इस बयान के लिए बनर्जी की कड़ी निंदा की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सताने लगा लॉकडाउन का डर, महानगरों से घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूर। जी हां दोस्तों, देश में एक बार फिर कोरोना महामारी अपना भयंकर रूप अपना रही है। ऐसे में देश के कई हिस्सों और शहरों में लग रही पाबंदियों को देखते हुए लॉकडाउन का डर सताने लगा है। आलम यह है कि एक बार फिर पिछले साल की तरह प्रवासी लोगों ने अपने गृह राज्यों का रुख किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद कई प्रवासी श्रमिकों को दिल्ली छोड़कर अपने मूल स्थानों की ओर जाते हुए देखा गया। इस दौरान वह मौजूद एक प्रवासी ने कहा, पिछले साल लॉकडाउन दौरान यहाँ फंस गए थे, ऐसी किसी भी स्थिति से फिर से बचना चाहते हैं, इसीलिए अभी घर जाना बेहतर है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के पुणे से भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में अपने शहरों गांव का रुख कर रहे हैं। पुणे के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी गई। रेलवे की ओर से कहा गया है कि हम यहां नियमों का पालन कर रहे हैं। अधिक संख्या है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के पैमाने पर खरा उतरा जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी जैसे कई राज्यों ने अपने शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि बीते साल मार्च में जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो भारी संख्या में प्रवासी लोग अपने अपने घर लौटने के लिए निकल पड़े। उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, बिहार के कई जिलों में भी वैक्सीन खत्म, टीकाकरण केंद्रों से लौटाए गए लोग। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच मची रार के बीच यूपी और बिहार के कई जिलों में भी वैक्सीन खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुधवार रात ही वैक्सीन खत्म होने के कारण पहले डोज का टीकाकरण रोक दिया गया। गुरुवार को वाराणसी से सटे जौनपुर और चंदौली में वैक्सीन खत्म हो गई। मिर्जापुर और गाजीपुर में भी स्टॉक करीब खत्म होने की कगार पर है। बिहार के दरभंगा में वैक्सीन खत्म हो गई है, इससे यहाँ टीकाकरण ठप हो गया है। कुछ अन्य जिलों में भी वैक्सीन लगभग खत्म होने की बात कही जा रही है। दरभंगा में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक समाप्त हो गया है। इस वजह से डीएमसीएच सहित कई केंद्रों पर टीकाकरण ठप हो गया है। पूर्व में वितरित की गई वैक्सीन के बचे स्टॉक से कई केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर एसके सिन्हा ने वैक्सीन का स्टॉक समाप्त होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह में वैक्सीन के आने की संभावना है। यूपी के जौनपुर में गुरुवार को दोपहर होते होते कोविशील्ड वैक्सीन समाप्त हो गई। इससे टीका लगवाने पहुंचे लोगों को लौटाना पड़ा। 12 बजते बजते महिला और पुरुष दोनों अस्पतालों में वैक्सीन समाप्त हो गई। इतने समय के अंदर महिला अस्पताल में 230 और पुरुष अस्पताल में 276 लोगों को टीका लग सका था। जिले में अप्रैल तक 2,40,000 टीकाकरण का लक्ष्य था। अभी तक 1 लाख से अधिक लोगों को टीका लग चुका है। वाराणसी में कोरोना वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई है। प्रशासन ने इसको देखते हुए पहले डोज के टीकाकरण पर फिलहाल 3 दिन तक रोक लगा दी है। डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि दूसरे डोज के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, इसलिए इन लोगों का टीकाकरण जारी रहेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर वैक्सीन की खेप लखनऊ से आ जाएगी। वैक्सीन की किल्लत से बुधवार को शहर के कई पीएचसी, सीएचसी और अस्पतालों में टीका नहीं लग सका। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक स्टॉक में महज 499 वायरल वैक्सीन शेष है। इससे सिर्फ 4,990 लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है। स्थिति यह है कि चौकाघाट स्थित जनपदीय वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक भंडार एकदम खाली हो गया है। गाजीपुर और भदोही में भी वैक्सीन खत्म होने की कगार पर है। गाजीपुर में 1000 से भी कम वायरल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल का रसगुल्ला और गुजरात के ढोकला में फर्क, बीजेपी को मिलेगी करारी हार, ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी माहौल के बीच ममता बनर्जी को चुनाव आयोग के नोटिस के बाद गुरुवार को श्री रामपुर की रैली में ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो कह रही है चुनाव आयोग वही कर रहा है। वही ममता ने अपने भाषण में ढोकला और रसगुल्ला का फर्क भी समझाया। उन्होंने कहा कि ढोकला गुजरात का है, तुम ढोकला खाओ और मैं रसगुल्ला खाऊंगी। ममता ने चुनाव आयोग की नोटिस पर कहा कि मुझे 10 बार कारण बताओ नोटिस जारी करने से भी कुछ नहीं होगा। मैं फिर कहूंगी, वोट का बंटवारा मत कीजिए, हिंदू और मुसलमान एक होकर वोट दें। मेरे खिलाफ कंप्लेंट करके कोई फायदा नहीं है। वहीं ममता ने पूछा कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी कंप्लेन की गई, उनका क्या हुआ। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जो चाह रही है चुनाव आयोग से वैसा करवा रही है। उसके बावजूद मैं कहती हूं, बीजेपी तुम जीतने वाले नहीं हो, बल्कि तुम बंगाल में बुरी तरह हारोगे। ममता ने कहा कि बीजेपी का एक ही काम है कि उसे पता है लोगों का वोट नहीं मिलेगा, इसलिए लोगों को वोट देने से रोकना, डराना, धमकाना। ममता ने कहा कि बीजेपी बाहर के लोगों को लाकर गुंडागर्दी कर रही है। ममता ने अपने भाषण में कहा कि तुमको क्या लगता है बंगाल का रसगुल्ला और गुजरात का ढोकला एक है? बंगाल का रसगुल्ला और गुजरात के ढोकला में बहुत फर्क है। तुम ढोकले खाओ, मैं रसगुल्ले खाऊंगी, लेकिन दिल्ली का लड्डू यहाँ मत दिखाओ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर बुरे फंसे एक्टर और भाजपा सांसद रवि किशन, जाने क्या है मामला। जी हां दोस्तों, एक्टर और भाजपा सांसद रवि किशन किसानों के प्रति विवादित टिप्पणी करने के बाद विवाद में फंस गए हैं। दरअसल जज हरमिलन कौर की अदालत में किसान बलराज सिंह कटोरा वासी गांव कटोरा फिरोजपुर की ओर से आज एक्टर और भाजपा सांसद रवि किशन के खिलाफ अपनी गवाही दर्ज करवाई गई। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों को लेकर किसानों द्वारा शुरू किए गए किसानी आंदोलन के चलते कुछ भाजपा नेताओं द्वारा किसानों के प्रति विवादित टिप्पणी करने के आरोप में फिरोजपुर और जीरा की अदालतों में एक्टर व भाजपा सांसद रवि किशन, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राष्ट्रीय सचिव राम महादेव के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए थे, जिसमें उन्हें अपनी टिप्पणियों को लेकर सार्वजनिक तौर पर क्षमा मांगने के लिए कहा गया था। उक्त जानकारी देते हुए किसान कटोरा के वकील रजनीश दहिया ने बताया कि इस केस में अदालत ने बाकी के भाजपा नेताओं को 21 मई तक अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को बड़ा झटका, हिमाचल में कांग्रेस
कांग्रेस ने जीते 2 नगर निगम। जानिए भाजपा का हाल। जी हां दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी संजीव चौहान ने बताया कि सत्तारूढ़ भाजपा को मंडी नगर निगम में जीत मिली है और धर्मशाला नगर निगम में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं पालमपुर और सोलन में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन कर बहुमत हासिल किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए एक सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि उनके गृह जनपद मंडी में भाजपा ने 15 वार्ड में से 11 वार्ड पर जीत दर्ज की है। मंडी में बाकी 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। हिमाचल के धर्मशाला नगर निगम में भाजपा को जीत तो मिली है, लेकिन पार्टी अभी भी बहुमत के आंकड़े से 1 सीट दूर है। धर्मशाला में 17 वार्ड हैं, जहां भाजपा के खाते में 8 सीटें गई हैं। बाकी 9 सीटों में से 5 पर कांग्रेस और 4 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया है। निर्दलीय जीतने वाले उम्मीदवारों में से ज्यादातर भाजपा से बगावत करके चुनाव लड़े थे और अब पार्टी धर्मशाला नगर निगम में बहुमत पाने के लिए इनका समर्थन हासिल करने की कोशिश में जुट गई है। वहीं 4 नगर निगम में से पालमपुर और सोलन में स्पष्ट बहुमत पाने और धर्मशाला में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। पालमपुर के 15 वार्ड में से कांग्रेस को 11 वार्डों में जीत मिली है, जबकि यहां 2 सीट भाजपा और 2 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई है। सोलन नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। यहां 17 वार्डों में से 9 वार्ड में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि 7 सीटें भाजपा और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।